So, very good morning, students. Once again, I welcome you all for the online lecture series on railways, airports, and waterways. So, this will be the part 2 of the lecture 5 in the continuation to the lecture 5, that is sleepers. So, let us have a look of the recap of the lecture 5 part 1. So till now we have covered introduction to sleepers and the function of the sleepers and the requirements of the sleepers and the classifications of the sleepers, and in that classification particularly we have covered one of the sleeper, that is the wooden sleeper, and what are the treatment of the wooden sleepers also we have covered it. Now moving toward the second type of the sleepers, second type of the classification of the sleeper, right? So student, in this lecture 5, this lecture 5 was actually comprised of the sleeper, and this was further divided into part 1 and part 2, right? So in part 1 till now we have covered what is the definition of the sleeper. Definition has been covered. उसके बाद हमने देखा कि what is the function of the sleeper. Okay, function देख लिया. Then हमने देख लिया requirements for an ideal sleeper. ठीक है, उसके बाद हमने देखा classification of the sleeper. Classification basically 3 types है: wooden sleeper, right? Wooden sleeper, metal sleeper, and concrete sleeper. So the entire part of the wooden sleeper we have covered. वुडन स्लीपर में हमने क्या क्या कवर कर लिया है? हमने देखा उसके सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स, ठीक है। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी और हार्डनेस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उसकी सुटेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, उस एम्पिरिकल फॉर्मूले को भी हमने देख लिया, और क्या वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट ट्रैक के लिए, क्रॉसिंग के लिए और ब्रिज स्लीपर के लिए, वो भी हमने एक स्पेसिफाइड वैल्यू को देख लिया। उसके बाद हम जो वुडन स्लीपर होता है उसकी एक प्रॉब्लम होती है जैसे डिके की, तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, प्रिजर्वेटिव कैसे उसमें यूज करते हैं, इसके बारे में भी हमने देख लिया, राइट। अब हम बात करेंगे मेटल स्लीपर की। तो इस लेक्चर की स्टार्टिंग हम करेंगे मेटल स्लीपर से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मेटल स्लीपर। ओके, मेटल स्लीपर्स, अगर हम मेटल स्लीपर्स की बात करें तो दीज आर ईदर स्टील और कास्ट आयरन, मोस्टली द कास्ट आयरन सिंस इट इज लेस प्रोन टू द करोजन, ठीक है। अब आपका जो मेटल स्लीपर है, मेटल दो मेटल्स का बना होता है बेसिकली। कौन सा? पहली चीज तो ये देखो कि दो मेटल्स कौन से होते हैं, यूज होते हैं इसमें, स्टील और कास्ट आयरन, ठीक है, स्टील और कास्ट आयरन। तो दो मेटल्स होते हैं, स्टील और दूसरा होता है कास्ट आयरन, लेकिन मोस्टली हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टील है उसके साथ एक सबसे बड़ा डिफेक्ट है, इट इज वेरी प्रोन टू दी करोजन, राइट, बट योर कास्ट आयरन इज लेस प्रोन टू दी करोजन। तो ये जो करोजन का पार्ट है, इस पार्ट को ये जो आपका कास्ट आयरन है उस डिफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है। तो हम स्टील और कास्ट आयरन में से कास्ट आयरन को चूज करते हैं फॉर द मेटल स्लीपर्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? मेटल स्लीपर्स रॉ मटेरियल कौन से दो होते हैं? या तो स्टील या तो कास्ट आयरन, और उन दोनों में से किसको हम प्रेफरेंस देते हैं? कास्ट आयरन को। क्यों? बिकॉज इट इज लेस प्रोन टू दी करोजन, ठीक है। अब दूसरी पार्ट जो है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेटल स्लीपर, ठीक है। एक मेटल स्लीपर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सो दैट वी कैन कॉल इट एज एन आइडियल मेटल स्लीपर, राइट। फॉर दैट इट शुड बी कैपेबल ऑफ resisting the tensile and compression stress due to the moving load, ठीक है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट आपका ये है कि आपकी मूविंग लोड की वजह से उस स्लीपर को टेंसाइल और कंप्रेशन स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इट शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द टेंसाइल एंड कंप्रेशन स्ट्रेस। अब आपका किसी भी स्लीपर पे देखो, रेल के नीचे होता है स्लीपर,
तो जब उस पर मूविंग लोड पास होता है तो उसकी वजह से टेंसाइल और कंप्रेशन स्ट्रेस क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो उस टेंशन को, उस कंप्रेशन को हमको रेजिस्ट करना एक सबसे बड़ा मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उस टेंसाइल और कंप्रेशन स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक अच्छे मेटल स्लीपर में, ठीक है। ये हो गई उसकी रिक्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे कास्ट आयरन स्लीपर की। तो कास्ट आयरन स्लीपर ये पता चल गया कि हम उसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड वाइडली यूज इन दी इंडियन रेलवे सिनेरियो, ठीक है। अब कास्ट आयरन के टाइप्स भी हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? पहला है पॉट और बाउल स्लीपर, ठीक है। पहला है पॉट और बाउल स्लीपर। दूसरा है प्लेट स्लीपर। तीसरा है बॉक्स स्लीपर। चौथा है CST-9 दैट इज सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल स्लीपर्स। और पांचवा है रेल फ्री ड्यूप्लेक्स स्लीपर, ठीक है। तो कास्ट आयरन स्लीपर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया, पॉट और बाउल स्लीपर, प्लेट स्लीपर, बॉक्स स्लीपर, CST-9 मतलब सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल स्लीपर एंड रेल फ्री ड्यूप्लेक्स स्लीपर, ठीक है। अब एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि मेटल स्लीपर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या होती है, और जो दो मेटल स्लीपर्स हैं उनमें से जो एक मेटल स्लीपर को हम वाइडली यूज करते हैं, एक्सेप्टेड है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एक एक मेटल स्लीपर्स की जो क्लासिफिकेशन हमने की है उसके एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला है पॉट और बाउल स्लीपर। तो अब देखते हैं कि पॉट और बाउल स्लीपर होता क्या है, उसकी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉट और बाउल स्लीपर्स को अगर हम देखें, we will talk about the pot or bowl sleepers. So they consist of two bowls placed inverted on the ballast, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड टाइप, ठीक है। इन्वर्टेड होता है, ठीक है, उल्टा, ओके। दे कंसिस्ट ऑफ टू बाउल्स प्लेस्ड इन्वर्टेड ऑन दी ब्लास्ट, मतलब दो बाउल को इन्वर्ट शेप में हम बैलेस्ट पे रख दिए, वही हो गया पॉट और बाउल स्लीपर। देखो नेम से ही इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो हमें पता चल रहा है, क्या पॉट और बाउल मतलब कटोरे टाइप का। अब वो कटोरा क्या हुआ, दो बाउल हमने यूज किया, और उसको हमने प्लेस कैसे किया वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है, उसका प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम बैलेस्ट पे उसको इन्वर्टेड शेप में ऐसे रख देते हैं, ठीक है। सो दे कंसिस्ट ऑफ द टू बाउल्स प्लेस्ड इन्वर्टेड ऑन द बैलेस्ट, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। तो इसका हमें शेप पता चल गई, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर बियरिंग एरिया के बारे में हम पता करेंगे, क्योंकि जब स्लीपर है तो उसकी बियरिंग एरिया के बारे में पता इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो आपका लोड है वो फाइनली इसी एरिया में क्या होता है, फर्दर डिवाइड होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो इफेक्टिव बियरिंग एरिया कितना है? 0.232 स्क्वायर मीटर इज प्रोवाइडेड अंडर ईच रेल सपोर्ट। तो कितना बियरिंग एरिया हम प्रोवाइड करेंगे? 0.232 स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद अब आगे थोड़ा सा उसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। ऑन टॉप ऑफ द पॉट अ रेल शीट और अ चेयर इज प्रोवाइडेड टू होल्ड द फ्लैट फुटेड और BH रेल विद अ कैंट ऑफ 1/20, ठीक है। देखो पहले तो हमें पता चला उसका शेप, ठीक है, मतलब दो बाउल को हम बैलेंस पे इन्वर्टेड शेप में रखेंगे। दूसरा उसका पता चला उसका बियरिंग एरिया, मतलब रेल सपोर्ट के नीचे उसका बियरिंग एरिया होना चाहिए 0.232 स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है वो कैसे उसका कंपोनेंट्स उसके कैसे हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं हम उस कंपोनेंट का? हम टॉप पे ऑन द टॉप ऑफ द पॉट अ रेल शीट और अ चेयर इज प्रोवाइड। अब चेयर को हम क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि हमको फ्लैट फुटेड रेल को क्या करना है, स्लीपर से अटैच करना है, तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? चेयर प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब हमारे पास दो तरह की रेल है, फुल हेडेड और फ्लैट फुटेड। अब उन दोनों को हम एक कांट उस पर मतलब स्लोप प्रोवाइड करेंगे, और वो स्लोप कितना होगा? 1/20, 1/20, ओके।
दूसरा पॉइंट होता है वेट। तो वेट कितना होना चाहिए स्लीपर का? 114 किलोग्राम, 114 kg. It can be used on the curve sharper than 4 degree on broad gauge. ठीक है, तो ये कितने कर्व पे हम यूज कर सकते हैं? 4 डिग्री. ठीक है, ऑन दी ब्रॉड गेज. सो दे शुड कंसिस्ट ऑफ 2 balls placed inverted on the ballast. Effective bearing area should be 0.232 square meter. And the top of the pot, a rail sheet or a chair is provided to hold the flat-footed rail or BH rail with a cant of 1 in 20. Weight should be provided. It should be 114 kg and it can be used on the curve sharper than 4 degree on the broad. ठीक है, ये तो हो गया आपका पॉट और बाउल स्लीपर के बारे में. ठीक है, अब इसका एक बार हम थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में देखते हैं. तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो कुछ ऐसा है. मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि 2 बाउल को हम इन्वर्टेड शेप में प्लेस करें. ठीक है, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू अगर हम बनाए पॉट स्लीपर का तो वो कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, उसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू कुछ ऐसा आएगा. आप देख सकते हैं कि ये आपका किस फॉर्म में है? ये आपका बाउल फॉर्म में है. किस फॉर्म में है? बाउल फॉर्म में है, या तो कटोरे फॉर्म में है. और ये किस तरह रखा गया है? ये इन्वर्टेड शेप में रखा गया है. ये कैसे रखा गया? उल्टा रखा गया, इन्वर्टेड शेप में रखा गया. ठीक है, अब इस पे जो है रेल शीट को किससे कनेक्ट किया गया? चेयर से. देख लो, रेल शीट को किससे कनेक्ट किया गया? चेयर से कनेक्ट किया गया. और अदर फिक्चर कौन से हैं? की प्रोवाइड की गई. ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये है आपका रेल. ठीक है, ये है आपका रेल. इट इज अ फ्लैट फुटेड रेल. ठीक है, फ्लैट फुटेड रेल को हम यूज कर रहे हैं. ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल व्यू मैंने दिखाया है, ये किसका व्यू है? ये फ्लैट फुटेड रेल का है. तो हम फ्लैट फुटेड रेल को किस पे रख रहे हैं? फ्लैट फुटेड रेल. ठीक है, उसको किससे कनेक्ट करना है? स्लीपर से. ठीक है, किससे कनेक्ट करना है? स्लीपर से. ठीक है, और ये कौन सा स्लीपर है? ये स्लीपर है पॉट स्लीपर और बाउल स्लीपर. तो ये कैसा प्रोवाइड किया गया है? ये हमारे बैलेस्ट पे इसको इन्वर्टेड शेप में 2 बाउल को प्लेस किया गया है. ठीक है, आप उसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखो. 2 बाउल शेप को हमने ऐसे यहाँ पे प्लेस किया. ठीक है, हमने इस तरह के ऐसे इसको प्लेस किया. ठीक है, और इस फाइनली इस स्लीपर को रेल से हम कैसे कनेक्ट करते हैं? कौन सा फिक्सचर यूज करते हैं उसमें? चेयर का. कौन सा फिक्सचर को यूज करते हैं? चेयर का. ठीक है, so this is actually the cross section view of the pot sleeper as well as the longitudinal view of the pot sleeper. You can see it through the diagrams. तो मैंने जो फिक्चर्स आपको लेक्चर 4 में सारे ट्रैक फास्टिंग के बारे में बताया था, उस ट्रैक फास्टिंग को भी आप यहाँ से देख सकते हैं. किस तरह से रेल शीट और चेयर का यूज होता है, कॉटर का कैसे यूज करते हैं, की का कैसे यूज करते हैं, क्लिप का कैसे यूज किया जाता है. ठीक है, बैलेस्ट के फॉर्मेशन कैसे हम देते हैं. राइट, वो उसका जो स्लोप है वो कितना होता है? 1:1 का होता है बोथ द साइड. ठीक है, उसका विड्थ कितना हुआ? 2.9 मीटर हुआ. ये हम इस डायग्राम से पूरा क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है, अब दूसरा जो है वो क्या है? CST9. CST9 का मतलब हुआ सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल 9 स्लीपर. ठीक है, सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल 9 स्लीपर. अब CST स्लीपर क्या होते हैं? इट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय द ट्रैक स्टैंडर्ड कमिटी. ठीक है, इसका नाम कैसे पड़ा? ठीक है, एक्चुअली हाउ इट वाज डिराइव्ड, हाउ दिस CST9 स्लीपर द नेम वाज डिराइव्ड. It is actually standardized by the track standard committee. ठीक है, जो ट्रैक की जो स्टैंडर्ड कमिटी है उसने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन किया है. ठीक है, इसीलिए इसका नाम है सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल 9 स्लीपर. इट हैज अ ट्रायंगुलर इन्वर्टेड पॉट. ठीक है, उसमें कौन सा पॉट था? वो था बाउल इन्वर्टेड. इसमें कौन सा पॉट है? इट इज ए ट्रायंगुलर इन्वर्टेड पॉट. ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो इट हैज अ ट्रायंगुलर इन्वर्टेड pot, triangular inverted pot on either side of the rail sheet. On the either side of the rail sheet, right? On the either side of the rail sheet, a plate with projecting rib and a box on the top of the plate, right?
सो ये है आपका CST9 स्लीपर। अब मैं बताऊंगा CST9 स्लीपर के बारे में थोड़ा सा और। CST9 स्लीपर एक्चुअली ये नाम जो है ये आपका स्टैंडर्ड जो कमिटी होती है ट्रैक की, जो ये डिफाइन करती है कि किसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसने इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन किया है, जिसको हम सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल लाइन स्लीपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके शेप के बारे में आते हैं। तो ये जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, इट हैज अ ट्रायंगुलर इन्वर्टेड पॉट, और ये इट इज प्रोवाइडेड ऑन द ईदर साइड ऑफ ऑन द रेल शीट। ठीक है, यू कैन सी थ्रू अ डायग्राम अ प्लेट विथ, यहाँ पे एक प्लेट है, अ प्रोजेक्टिंग विथ अ रिब एंड अ बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लेट। ठीक है, आप आराम से इस डायग्राम से इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। ये मैंने बोला था ट्रायंगुलर शेप में होता है, इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, तो ये इन्वर्टेड फॉर्म में है। It is provided on the either part of the rail seat, so left part and right part you can check that both the part has been provided with this on this rail seat. Now what I have told you, that a plate with projecting rib, so you can see here a plate with projecting rib and a box on the top of the plate has been provided, and this is known as the CST9 sleeper. ठीक है, और इसका width कितना होता है? It is 30 centimeter. You can check it out from here. So this is actually the cross section view of the CST9 स्लीपर, और इसको हम अटैच कैसे करते हैं? माइल्ड स्टील की का हम यूज करते हैं और इसको इससे फिक्स करते हैं, क्योंकि हर स्लीपर को अटैच करना अलग अलग उसमें फिक्सचर्स को हम यूज करते हैं। कभी चेयर्स का यूज होता है, कभी कीज का यूज होता है, राइट। तो इस केस में हम किसका यूज करते हैं? हम इस केस में माइल्ड स्टील की का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया CST9 स्लीपर। अब हमने क्रॉस सेक्शन तो देख लिया, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि उसका वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, CST9 स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज वेट्स 103 kg। ठीक है, तो ब्रॉड गेज के लिए इसका वेट कितना होना चाहिए? 103 kg। ठीक, फॉर द ब्रॉड गेज द वेट शुड बी 103 kg। ठीक है, असेंबली मैंने आपको फिगर में दिखाया है, असेंबली ऐसे करते हैं इसकी। ठीक है, टाई बार इज फास्टेंड ऑन दी टू द प्लेट बाय मींस ऑफ 4 स्टैंडर्ड कॉटर्स। और कॉटर्स कैसे यूज करते हैं ये आप देख सकते हो, 4 स्टैंडर्ड कॉटर, राइट। 1 हियर यू कैन सी, आई विल शो यू द कॉटर। 1 2 3 एंड 4 कॉटर्स। ठीक है, और ये क्या है आपका? ये है आपका बेसिकली टाई बार। तो टाई बार को हम कैसे इसमें फिक्स करेंगे? 4 क्वार्टर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो टाई बार इज फास्टेंड टू द प्लेट बाय मींस ऑफ 4 स्टैंडर्ड क्वार्टर। स्मॉल वेरिएशन इन गेज कैन बी करेक्टेड बाय दीज क्वार्टर्स। ठीक है, तो देखो डायग्राम को देखो फिर से एक बार। हमने पहले क्या किया? हमने एक ट्रायंगुलर इन्वर्टेड पॉट को ईदर साइड ऑफ द रेल सीट प्रोवाइड किया with a projecting rib and a plate and a box on the top of the plate। ठीक है, फिर इसको हमने क्या प्रोवाइड किया? इसमें टाई बार को प्रोवाइड किया, और इस टाई बार को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? 4 क्वार्टर्स का प्रोवाइड करेंगे, और ये माइल्ड स्टील का बना होता है। और इस क्वार्टर का यूज क्या होता है? इस क्वार्टर का ये यूज होता है कि ये जो भी वेरिएशन होती है गेज में, स्मॉल वेरिएशन को क्या करता है? उसे करेक्ट करता है। ठीक है, तो द स्मॉल वेरिएशन in the gauge is corrected by using these 4 quarters। okay, now the shape of the cast iron support in such a way to provide stable base for the rail lateral and longitudinal stability of the track। बहुत ही क्लियर है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो। माइल्ड स्टील 2 वे की इज प्रोवाइडेड, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे दिखाया भी है। माइल्ड स्टील 2 वे की को हम प्रोवाइड करते हैं, और की को हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? की इज बीन प्रोवाइडेड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द क्रीप। हियर यू कैन सी 2 वे की 1 and 2, right? Here you can see a tie bar, here you can see the quarters, here you can see inverted triangular pot,
टाई बार को हम किससे प्रोवाइड कर रहे हैं? क्वार्टर से। 4 क्वार्टर हमने यूज किया। माइल्ड स्टील 2 वे माइल्ड स्टील की का हमने यूज किया। ठीक है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन CST9 स्लीपर का है। ठीक है, और इसका वेट कितना होना चाहिए? ब्रॉड गेज के लिए 103 kg होना चाहिए, राइट। रेल शीट को कितने कैंट पे प्रोवाइड करते हैं? 1/20। ठीक है, 1/20। और विड्थ कितना होगा ब्रॉड गेज के लिए? 11.4 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया अभी डायग्राम में। रिजिड ट्रैक सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन अंडर मूविंग लोड विदाउट एनी डैम्पिंग और absorption and it is suitable for the speed up to 110 km/h। तो इसका वेट 103 kg है और ये कितने स्पीड के लिए सुटेबल है इस तरह के स्लीपर? 110 किलोमीटर। और कितने कैंट पे प्रोवाइड करना है? 1/20। और ये कैंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? फॉर द इफेक्टिव ड्रेनेज। और ब्रॉड गेज के लिए इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसमें टाई बार को कैसे कनेक्ट करते हैं? 4 क्वार्टर्स का यूज करते हैं। और क्वार्टर का हम क्यों यूज करते हैं? टू करेक्ट द स्मॉल वेरिएशन इन द केज। ठीक है, और फाइनली हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? विद यूजिंग 2 वे माइल्ड स्टील कीज, राइट। अब मेटल स्लीपर में देखते हैं हम स्टील स्लीपर्स के बारे में। ठीक है, स्टील स्लीपर के बारे में देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट स्लीपर, राइट। तो स्टील स्लीपर बेसिकली क्या होता है? द वेरियस टाइप ऑफ द स्टील स्लीपर्स, की टाइप, क्लिप बोल्ट टाइप, सैडल और स्प्रिंग टाइप। ठीक है, की टाइप में 2 तरह का होता है, लक्स और जॉ प्रेस्ड आउट ऑफ मेटल एंड विथ लूज लक्स और जॉर्स। ठीक है, जो स्टील स्लीपर है वो 3 तरह का होता है। पहला है की टाइप। की टाइप का फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, अभी मैं इसका आपको फिगर भी, क्रॉस सेक्शन भी दिखाऊंगा। लक्स और जॉ प्रेस्ड आउट ऑफ मेटल, और दूसरा है विथ लूज लक्स और जॉर्स। दूसरा है क्लिप बोल्ट टाइप और तीसरा है सैडल और स्प्रिंग टाइप। ठीक है, अब हम फीचर्स के बारे में देखते हैं। स्टील स्लीपर के फीचर्स क्या होते हैं? अब तक हमने वुडन स्लीपर का देखा था, उसके बाद हमने मेटल स्लीपर का देखा। ठीक है, अब हम कास्ट आयरन और स्टील 2 इसमें बेसिकली यूज होते हैं। जिसमें हम कास्ट आयरन का यूज ज्यादा करते हैं, उसके 5 डिफरेंट टाइप थे वो हमने देख लिया। जिसमें से हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन्वर्टेड बॉल टाइप का, राइट। उसके बाद CST9 टाइप का। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टील स्लीपर के बारे में। ये भी एक मेटल स्लीपर का एक क्लासिफिकेशन है। तो इसमें 3 तरह के होते हैं, की टाइप, क्लिप बोल्ट टाइप एंड सैडल और स्प्रिंग टाइप। और फीचर्स देखते हैं। फीचर्स इसके ये हैं कि फास्टनिंग टू द स्लीपर्स आर लेस इन नंबर एंड सिंपल इन नेचर। ठीक है, पहला। दूसरा, गेज बाय यूज ऑफ स्टील स्लीपर कैन बी इजिली एडजस्टेड एंड मेंटेन। तीसरा है, लाइफ ऑफ स्लीपर इज मच मोर देन द वुडन स्लीपर। और चौथा है, कॉस्ट इज रिलेटिवली मोर देन द वुडन स्लीपर। ठीक है, तो इसके फीचर्स ये हैं कि जो इसमें जो फास्टनिंग हमको यूज करनी है, इस स्लीपर्स को अटैच करने के लिए रेल से जो ट्रैक फास्टनिंग का हम यूज करते हैं, तो इस केस में they are less in number and are very simple in nature. दूसरा है, गेज by use of steel sleeper can be easily adjusted and maintained। तो जो गेज का मेंटेनेंस है, जो उसका यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना होता है, वो हम इस स्लीपर का यूज करके इजिली कर लेते हैं। ठीक है, जो स्लीपर की लाइफ है, वो लाइफ ऑफ स्लीपर इज मच मोर देन वुडन स्लीपर। वुडन स्लीपर के कंपैरिजन में इसकी लाइफ काफी अच्छी होती है, लेकिन वुडन स्लीपर के कंपैरिजन में इसकी जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली हाई है। तो दीज आर एक्चुअली द फीचर्स ऑफ द स्टील स्लीपर। ठीक है, थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। सो दिस इज एक्चुअली योर प्लान ऑफ योर स्टील स्लीपर। ठीक है, हियर यू कैन सी द प्लान ऑफ द स्टील स्लीपर्स। दिस बोथ ऑफ द पार्ट इज योर रेल, और इस रेल में हमने इसको कनेक्ट किया, स्लीपर को कनेक्ट किया, जिसमें इसके विड्थ होता है 30.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम कितना स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं?
1:1 का, बोथ द साइड, ठीक है। और इसका प्लान में इसका जो मिडिल का विड्थ होता है वो 21.6 सेंटीमीटर। So this is actually the plan and the cross section view of your steel sleeper, ठीक है। तो स्टील स्लीपर की 2-3 एडवांटेजेस ये हैं कि ये जो है अगर हम इसकी बात करें कि उसकी लाइफ की, तो ये वुडन स्लीपर के कंपैरिजन में काफी अच्छा होता है, इसका ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इट। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी जो केस की यूनिफॉर्मिटी है उसको मेंटेन करना इस स्लीपर के यूज के बाद काफी आसान हो जाता है। और तीसरी चीज आप देख सकते हैं कि जो इसकी रेल की फास्टिंग है वो फ्यू इन नंबर है, 1-2 यूज किया, और वेरी सिंपल इन डिजाइन है, ठीक है, वेरी सिंपल इन डिजाइन। So this is actually the features and the cross section part of the steel sleeper। अब हम तीसरे तरह की स्लीपर की बात करें, ठीक है। तो जब क्लासिफिकेशन हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्लीपर्स के, तो उसमें हमने अभी तक जो बात कर लिया है उसमें हमने क्या क्या बात कर लिया। हमने सबसे पहला बात किया वुडन स्लीपर, मैंने आपको पूरा बता दिया उसके बारे में, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, राइट, उसकी वेट और हार्डनेस पे उसकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि मेटल स्लीपर, तो मेटल स्लीपर में 2 मेटल्स का होता है बेसिकली, कास्ट आयरन और स्टील। तो कौन सा हम ज्यादा सुटेबल है हमारे लिए और क्यों वो ज्यादा सुटेबल है। उसके बाद कास्ट आयरन के कितने टाइप्स होते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, उसका प्लान व्यू क्या होता है, राइट, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर स्टील स्लीपर के बारे में भी हमने देख लिया, उसके फीचर क्या है, वुडन स्लीपर के कंपैरिजन में कुछ पॉइंट्स पे वो कैसे अच्छा है और कुछ पॉइंट्स पे कैसे उसके डिसएडवांटेजेस हैं, और किस पॉइंट्स पे हम क्यों नहीं उसको यूज कर सकते, राइट। तो तीसरा जो स्लीपर है वो तीसरा मटेरियल है कंक्रीट स्लीपर। लकड़ी देख लिया, दैट इज वुडन, मेटल देख लिया, अब हम देखेंगे कंक्रीट स्लीपर। तो जब कंक्रीट स्लीपर की बात होती है तो 2 तरह के कंक्रीट स्लीपर बेसिकली हमारे सामने है। पहला है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर, दूसरा है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर, ठीक है। तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है। तो रीइंफोर्स्ड और प्री स्ट्रेस्ड, इसके बारे में मैं डेफिनेशन में अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर में हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और प्री स्ट्रेसिंग क्या होती है ये आप सबको पता है, 3rd ईयर का पार्ट है कंक्रीट का, जो डिटेल में आपको कंक्रीट स्ट्रक्चर में बताया गया है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स जो कंक्रीट के हैं वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। अब जो आपका कंक्रीट मटेरियल है वो इज कॉल्ड एज एन आइडियल स्लीपर, और वो क्यों, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, बिकॉज दे मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग होमोजेनियस मटेरियल। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रॉन्ग होमोजेनियस मटेरियल का बना होता है। दूसरा, impervious to effect of the moisture, again it is impervious in nature। तीसरा, unaffected by the chemical effect, कोई इस पे केमिकल इफेक्ट का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है, किसी भी एटमॉस्फेरिक, किसी भी तरह के एटमॉस्फेरिक गैसेस का या सॉल्ट का इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तीसरा है easy to mold into required shape to withstand the stresses developed by the moving load, ठीक है। So it is very easy to mold into the required shape to withstand the stresses developed by the moving load। तो इसके जो कंक्रीट को हम आइडियल स्लीपर क्यों कहते हैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला ये है कि ये होमोजीनियस मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। दूसरा, इम्परवियस इन नेचर है। तीसरा, केमिकल इफेक्ट से अनअफेक्टेड है। और चौथा, इजी टू मोल्ड इन एनी रिक्वायर्ड शेप एंड इट विथस्टैंड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड बाय द मूविंग लोड्स, राइट। नाउ this is your plan of the प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। तो जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर होता है उसका जो प्लान है वो कुछ ऐसा है, राइट। दिस इज योर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। एक्चुअली इसका क्रॉस सेक्शन, इसको एक रेल से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्क्रू को हम यूज करते हैं इसमें उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको पहले ही कि जो रेल फास्टिंग है वो अलग अलग मटेरियल के लिए वैरी करती है,
ठीक है। अगर वुडन स्लीपर होगा तो उस केस में हम कौन से कीज का यूज करेंगे, अगर वो मेटल स्लीपर होगा तो उस केस में हम कौन से चेयर का यूज करेंगे, राइट। और अगर हमारे पास प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर होगा तो उस केस में हम कौन से स्क्रू का यूज करेंगे, राइट। सो दिस इज एक्चुअली योर डायग्राम. This shows that we use the screw stud type of the fastening in this case of the concrete pre-stressed concrete sleeper, ठीक है. और we also use the rubber pad in case of it, ठीक है. So this is your cross section. अब अगर इसका बेटर पिक्चराइजेशन आपको देखना है तो here you can see this is your actually wooden sleeper, this is your pre-stressed concrete structure sleeper, this is your reinforced concrete sleeper, and these are your anchors. These are your anchor. Anchoring क्या होता है ये हमने आपको बताया, ठीक है. तो वुडन स्लीपर्स ये होते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर ये होता है, ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लीपर है, और ये आपका एंकर्स है, ठीक है. तो तीन तरह के जो स्लीपर है वो वुडन है, कंक्रीट है और मेटल है. आपका जो कंक्रीट स्लीपर है वो आइडियल स्लीपर क्यों होता है, क्योंकि ये जो उसका मटेरियल है वो होमोजीनियस इन नेचर होता है, राइट, और इम्परवियस इन नेचर होता है, ओके. और इसकी जो फास्टनिंग है वो इजीली हो जाती है, सिंपल होती है, इजीली होती है, ओके. डिसएडवांटेज ये है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन एक पार्ट से दूसरा पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है और हेक्टिक है, राइट. सो दिस इज योर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर. Now we'll see the different comparison of the different type of the sleepers, okay. So I have told you about the wooden sleeper, cast iron sleeper, steel sleeper and concrete sleeper. अब हम क्या करेंगे, इसके कंपैरिजन को देखेंगे. कुछ पॉइंट्स हैं इसके कंपैरिजन. सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट पर, ठीक है. तो अगर वुडन स्लीपर की बात करें उसका कॉस्ट सबसे मिनिमम लो, कास्ट आयरन स्लीपर इट्स मिनिमम, steel sleeper it's high, and concrete sleeper it's actually depend upon the design and on the required shape, ठीक है. तो कॉस्ट के मामले में सबसे सस्ता कौन सा पड़ा, वुडन स्लीपर. अब दूसरा हुआ लाइफ स्पैन. तो लाइफ स्पैन अगर हम देखें तो वुडन स्लीपर की क्या हुई, 10 to 15 फॉर द अनट्रीटेड एंड 20 to 25 फॉर द ट्रीटेड. यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, applying the preservative or the preservation, that is kyanizing, kerosene, etc. Cast iron sleeper का कितना लाइफ हुआ, 35 to 50. Steel sleeper again 35 to 50, and concrete sleeper it is the highest, that is from 40 to 60. तो अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो उस केस में कंक्रीट स्लीपर की लाइफ स्पैन हाईएस्ट होगी. और कॉस्ट के बारे में बात करें, कॉस्ट पर स्लीपर की बात करें तो वुडन स्लीपर की कॉस्ट सबसे मिनिमम, सबसे सस्ता जो है वो वुडन स्लीपर है, और सबसे ज्यादा दिन चलने वाला लाइफ जिसकी होती है वो कौन सा है, कंक्रीट स्लीपर. इट इज अबाउट 40 to 60. अब हम वेट की बात करें, वेट पर स्लीपर फॉर द ब्रॉड गेज. तो वुडन स्लीपर में इट्स वेरी लो, कास्ट आयरन स्लीपर हैवी, steel sleeper it's medium, and concrete sleeper depends upon the design but heavier than the other. तो अगेन हम जब वेट की बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन पार्ट कंक्रीट स्लीपर में काफी डिफिकल्ट हो जाता है. तो अगर हम वेट के बारे में बात करेंगे, वेट पर स्लीपर के बारे में बात करेंगे, तो आपका जो वेट है वो कंक्रीट स्लीपर का हैवीएस्ट है इन कंपैरिजन टू वुडन, कास्ट आयरन एंड स्टील स्लीपर. अब चौथा पार्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है. तो मेंटेनेंस कॉस्ट की हम बात करें तो वुडन स्लीपर का हायर देन द अदर स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर मिनिमम, स्टील स्लीपर मॉडरेट एंड कंक्रीट स्लीपर मॉडरेट. तो अगर मेंटेनेंस की बात करेंगे तो वुडन स्लीपर का जो मेंटेनेंस है वो सबसे हाई, राइट. ओवरऑल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो
Wooden sleeper cheaper in the initial cost but expensive in long run, right? Costlier in first cost but cheaper in long run. This is same with the steel sleeper, and concrete sleeper is under trade. Okay, so जो 5 पॉइंट्स हमने बात किया उसमें अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें, कॉस्ट पर स्लीपर के बारे में बात करें, तो सबसे सस्ता वुडन और महंगा जो है वो कौन सा है, स्टील स्लीपर। लाइफ के बारे में बात करें तो सबसे कम लाइफ किसकी है, वो है वुडन स्लीपर, और सबसे ज्यादा किसकी लाइफ है, वो है कॉन्क्रीट स्लीपर। वेट पर स्लीपर के बारे में बात करें तो सबसे हैवी कौन सा है, वो है कॉन्क्रीट, और सबसे हल्का कौन सा है, वो है वुडन स्लीपर। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो सबसे हायर मेंटेनेंस कॉस्ट किसका है, वो वुडन स्लीपर, और हाई किसका है, वो कॉन्क्रीट स्लीपर। ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो वो कास्ट आयरन स्लीपर का जो इनिशियल कॉस्ट है वो हैवी है, बट लॉन्ग रन में वो चीपर है, और कंक्रीट स्लीपर का इट इज अंडर द ट्रैक। ओके, नाउ अदर पॉइंट्स ऑफ द कंपैरिजन आर हैंड। तो अगर हम वुडन स्लीपर की बात करें तो नॉट लायबल टू ब्रेक अंडर रफ हैंड, ठीक है। तो अगर हम बात करें हैंडलिंग के बारे में, ठीक है, तो आपका जो आपका जो वुडन स्लीपर है इट इज नॉट ब्रेकन अंडर दी रफ हैंड, राइट। लेकिन अगर हम कास्ट आयरन स्लीपर और स्टील स्लीपर की बात करें तो इट इज लायबल टू ब्रेक अंडर रफ हैंडलिंग, और आपका जो concrete sleeper है with improved design not liable to break. Okay, so see once again, just wait a second. So पहला है वुडन स्लीपर, दूसरा है कास्ट आयरन स्लीपर, तीसरा है स्टील स्लीपर और चौथा है कंक्रीट स्लीपर। तो दिस वन इज योर कास्ट आयरन पार्ट, this one is your cast iron part, ठीक है। this one is your steel part, ये steel part है, और ये आपका वुडन कंक्रीट स्लीपर। तो आपका जो हैंडलिंग है उस केस में हम देख रहे हैं कि जो हैंडलिंग है वो वुडन स्लीपर में इट इज नॉट लायबल टू ब्रेक अंडर द रफ हैंडलिंग, बट कास्ट आयरन स्लीपर इज लायबल टू ब्रेक अंडर द रफ हैंडलिंग। Again, steel sleeper is not liable to break if clip bolts are used, but if we'll talk about the concrete sleeper with improved design, not liable to break. Okay, अब आते हैं ट्रैक फिटिंग के बारे में। ट्रैक फिटिंग में जो वुडन स्लीपर है इट रिक्वायर वेरी लेस फिटिंग्स, ठीक है। I have already told you and I have already shown you using the figure. Requires more fitting, cast iron में requires more fitting. Again, steel sleeper require less fitting and concrete also require less fitting, ठीक है। Elasticity wooden की सबसे अच्छी होगी, it will be the best one. Cast iron not so good, again not so good, again concrete not good. Laying and relaying की बात करें तो सबसे easiest है वो wooden है, difficult due to large number of fitting, क्योंकि मैंने बताया cast iron require more fitting. Steel easy due to lightweight, or concrete difficult by manual labor, easy if mechanical devices are used, ठीक है। Rigidity of the track poor both laterally and longitudinally. Cast iron better than the timber sleeper, steel better than the timber sleeper, and concrete best because of heavy dead weight. Suitability of the track, general suitable in all location except areas of vermins and white ants, especially suitable for the points, and no sting bridges, station yard and level crossing. तो अगर हम suitability की बात करें तो हमारा जो wooden sleeper है generally it is suitable for all kind of location, बस हमें एक point का ध्यान रखना है कि there is no attack of the white ants and the vermins there. बट अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो इट
इट इज सुटेबल ओनली फॉर द स्टोन बैलेस्ट, अनसुटेबल इन द स्टेशन यार्ड। अगर हम स्टील की बात करें तो इट इज सुटेबल फॉर द स्टोन बैलेस्ट, अनसुटेबल फॉर द स्टेशन यार्ड एंड कोस्टल एरिया। और अगर हम कंक्रीट स्लीपर की बात करें तो इट इज सुटेबल फॉर एनी लोकेशन ऑन द रेलवे ट्रैक। तो अगर हम हैंडलिंग की बात करें तो सबसे आसान होता है हैंडल करना, वो है वुडन स्लीपर। ट्रैक फिटिंग की बात करें तो सबसे कम ट्रैक फिटिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है वो वुडन स्लीपर के केस में है। सबसे अच्छी इलास्टिसिटी वो वुडन की है। ले और रिले जो करना है वो सबसे इजीएस्ट अगेन वुडन की है। रिजिडिटी बेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा रिजिड जो है वो कंक्रीट स्लीपर है। और जो सुटेबिलिटी है वो सबसे अच्छी सुटेबिलिटी कंक्रीट की है। इट कैन बी यूज्ड एट एनी लोकेशन ऑन द रेलवे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट्स को देखेंगे। स्क्रैप वैल्यू की अगर बात करें तो वुडन स्लीपर में मिनिमम लिटिल है, ठीक है। अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो हाईएस्ट, और स्टील में नेक्स्ट टू कास्ट आयरन, एंड सबसे मिनिमम निल कह सकते हैं वो है हमारा कंक्रीट स्लीपर। गेज डज नॉट मेंटेन द प्रॉपर गेज, और कास्ट आयरन स्लाइड प्ले इन गेज ड्यू टू प्ले इन द बार एंड सॉकेट। It was for the cast iron. Steel sleeper may maintain the proper gauge, and for the concrete it depends on the design, improved design, maintain the proper gauge. Renewal में अगर वुडन का सबसे इजी है, और अदर जो थ्री है हमारे कास्ट आयरन, स्टील और कंक्रीट, उसका डिफिकल्ट हो जाएगा। गेज का जो एडजस्टमेंट है वो गेज का जो हमारा एडजस्टमेंट है वो हमारा इस केस में वुडन स्लीपर में डिफिकल्ट है, लेकिन स्टील में, कास्ट आयरन में और कंक्रीट में इजी है, राइट। क्रीप में अगर हम क्रीप की बात करें तो हमारा वुडन स्लीपर के केस में वो काफी ज्यादा होता है, हैवी होता है। सो इस केस को मिनिमाइज करने के लिए एंकर्स आर वेरी नेसेसरी इन द लार्ज नंबर, ठीक है। उसके बाद आपके अगर हम कास्ट आयरन की बात करें, फिटिंग फंक्शन सच एज क्रीप function as a creep anchor, fitting function as a creep anchor, require constant attention in CST9 sleeper, और steel में no difficulty in clip and bolt, and no anchor is necessary for the concrete sleeper. तो scrap value किसकी हाई है? वो हमारे कास्ट आयरन की हाईएस्ट है। गेज सबसे अच्छा मेंटेन किसमें होता है? वो स्टील में। रिन्यूएबल सबसे इजी किसका है? वो है हमारा वुडन में। केस का एडजस्टमेंट सबसे डिफिकल्ट किसका है? वो है वुडन का। और इजी किसका है? अदर थ्री, मतलब कास्ट आयरन, स्टील एंड कंक्रीट। और क्रीप सबसे ज्यादा हैवी क्रीप किसमें है? वो है वुडन में। और क्या प्रोवाइड करते हैं? एंकर्स, ठीक है। और किसमें एंकर जरूरत नहीं है? वो है कंक्रीट। Now the other term and the last terminology about a sleeper is excuse me, it's the edging of the sleeper. So we'll talk about the edging of the sleeper. Now the question start with what is the edging of the sleeper? Edging का मतलब क्या होता है? Okay, मैंने आपको कोनिंग बताया था, कोनिंग ऑफ व्हील। कोनिंग ऑफ व्हील में मैंने क्या बताया? कोनिंग ऑफ व्हील में मैंने आपको बताया था कि जो व्हील के फ्लैंजेस हैं वो फ्लैट नहीं होते, ठीक है। वी प्रोवाइड इट यूजिंग अ स्लोप ऑफ 1/20। नाउ हम क्या करते हैं कि आपके रेल में एक स्लोप प्रोवाइड करना होता है, कितने का? 1/20, ठीक है। तो उस केस में हम स्लीपर्स को क्या करते हैं? 1/20 का स्लोप प्रोवाइड करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, और उसको हम रेल सीट से कनेक्ट, राइट। सो उसी को हम कहते हैं एडजिंग। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इनवर्ट स्लोप ऑफ 1/20 फॉर द रेल, sleepers are adjusted to form a table at this slope at the rail seat, and this is known as edging, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडजिंग। तो एडजिंग का मतलब ये हुआ कि रेल शीट पे 1/20 स्लोप को प्रोवाइड करने के लिए हम अपने वुडन स्लीपर को 1/20
स्लोप को ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हैं और फिर रेल शीट पे उसको हम प्रोवाइड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एडजिंग. So for the smooth and comfortable journey, edging, accurate edging is required. Here you can see the wooden sleeper, and here you can see a slope of 1 in 20, and this process is known as edging. इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं edging. तो हमारे wooden sleeper में रेल शीट को 1 in 20 स्लोप प्रोवाइड करने के लिए हम ऑलरेडी स्लीपर को एक 1 in 20 का स्लोप प्रोवाइड करते हैं और देन रेल शीट से कनेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं edging, right? So this is all about your sleeper. It all started with the introduction part. ठीक है, तो introduction ले दिखा, then it was followed by the function of the sleeper, then what are the different requirements of the sleeper, then the classification which was divided into wooden sleeper. Wooden sleeper में further terminology was composite sleeper index, that is CSI. Then the treatment of the wooden sleeper. Then the second one was the metal sleeper, which was followed by the 5 different sub-classification. That was pot or ball sleeper and CST9 sleeper. Then the metal sleeper was divided into steel and cast iron. Then we looked towards the steel sleepers. Then third one was your concrete sleeper. Then we have also a comparison of different types of sleepers in detail for the 17 different technical points. Then the next part was your edging of the sleeper. So this is all about your sleepers. In next lecture we'll start with the ballast. Okay, so thank you so much for listening my lecture very patiently. If you have any query, you can write it to me at ankur495@bit.ac.in. Thank you. Have a good day. Thank you so much. Thank you, class.